So, welcome to today's session. Uh, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, today we will be taking the socio-cultural considerations in planning. As you are aware, during our previous session, we discussed about environmental considerations in planning. And in that session, I made you aware that how the planners in tourism take into consideration the environment while they are making a plan. So, in that session, we have discussed that once any plan is framed, that time the planners take into confidence the experts of that particular domain. In case of environment, the environmental experts, and then they see that their plan should not have any adverse impact on the destination. So, similarly, when we talk about socio-cultural considerations, that are also equally important. Why? Because when people have to be involved in tourism and their attitude to tourism is to be positive, then we have to see that in any way it should not have any adverse impact, whether on environment or the culture. अब जब हम कल्चर की बात करते हैं, सो इट इज़ ए डिज़ाइन ऑफ लिविंग लाइफ इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी. तो अगर किसी डेस्टिनेशन को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करना है, तो उस टाइम ये फोकस भी ज़रूरी रखना है कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो डिज़ाइन ऑफ लिविंग है, वो एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो टूरिज्म से. तो वहाँ पे जब प्लानिंग की जाती है टूरिज्म की मवाफिक से, तो उसमें उस चीज़ पे ख़ास फोकस किया जाता है. तो फोकस जब उस चीज़ पे किया जाता है, तो उसमें कल्चर पहले स्टडी करते हैं उस जगह का, क्योंकि उसमें एक तो वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो टूरिज़म के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, जो टूरिज़म बिजनेस के साथ वाबस्ता होंगे. दूसरा वो लोग हैं जो वहाँ लोकल रेजिडेंट्स हैं, लेकिन टूरिज़म के साथ डायरेक्टली उनका कोई वास्ता नहीं है. Then there are also those people who will be indirectly associated with tourism. And then the people who will be coming to that place as tourists. तो ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे हमारा अटेंशन बहुत एस्पेक्ट्स पे जाता है कि जब टूरिज़म वहाँ पे डेवलप करना है, तो उस तरीके से प्लानिंग करनी है उसकी, ताकि उसमें जो सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस हैं वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो. आई विल गिव एन एग्जांपल, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिज़म वी टॉक अबाउट 5 A's. 3 A's तो फंडामेंटल ही हैं, जिस पे हमने परसों भी बात की. दैट इज़ अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, accommodation. But at the same time, there are some other A's, like there is amenities, there is ambience,
तो टूरिज़्म में जब टूरिस्ट आ जाएंगे वहाँ पे किसी डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी रखनी है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी रखनी है वहाँ पे। सपोज़ टूरिस्ट को कुछ खाना है, पीना है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी होने चाहिए। या सपोज़ टूरिस्ट को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर्स भी रखने हैं। टूरिस्ट को और कोई नीड होगी तो उसके रिलेटेड वहाँ पे एमिनिटीज़ होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब वो फंडामेंटल 3 A's के बाद वहाँ पे एमिनिटीज़ और एम्बियंस पे फोकस शिफ्ट होता है। लेकिन जब भी हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं which may have no cultural acceptance in that place. Let me talk about our own place. Let me talk about Kashmir. तो यहाँ पे कल्चरली यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अल्कोहल कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, isn't it? If you will Yes, sir. if you will visit different markets of Kashmir, even different tourism destinations, you will not find liquor shops or bars. Maybe it may be somewhere, very few places, but you will not find it as commonly as you will find in any other tourism destination. Suppose you talk about Goa or any other place, Kerala. So you will find a number of bars available there. But you won't find a number of bars available in Kashmir. Why? कि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा लिकर नहीं पीते हाँ, लोग। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो कल्चर है, जो डिज़ाइन ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस में स्टडी की जाती है। इसमें एक तो ये आता है कि जो पॉपुलेशन है, जो लोकल सोसाइटी है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो एक्सिबिट जो होता है, इट इज़ देयर आर a lot of, we can say, practices which are dependent upon the belief system. अब यहाँ का जो belief system है, हम कहेंगे एक dominant belief system. तो that is because when we talk about belief system, तो mostly belief systems are related with religion also, because different people believe in different religions, isn't it? And in different Yes, sir. religions there are different rituals, we can say, or customs or practices. So on that pattern, since in Kashmir majority of the people believe in a religion, that is Islam, isn't it? And in Yes, sir. Islam, alcohol is prohibited. So, with that dictum, we can say that people are not consuming alcohol here. And that is why alcohol does not have a cultural acceptance in this society. Now we compare it with any other destination like Goa or any other place. There people believe in a different belief system, is I mean a different religion, and maybe in their faith it is not prohibited the way it is prohibited in Islam. So that is why it is having a cultural acceptance at that place. And this makes a difference. Now, when we talk about the tourists who are coming from those places
where the alcohol is culturally acceptable. So now what are they habitual of? They are habitual of drinks, isn't it? And Yes. now people who are inclined toward tourism from the business perspective, they will definitely try to create such amenities for tourists, which they will consume or which they will require. So there are chances that such type of amenities may be offered by those people who are in tourism business, क्योंकि वो तो बिजनेस परस्पेक्टिव से देखेंगे, वो देखेंगे Yes. कि स्कोप है इस चीज़ की, इस बिजनेस की, तो वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे. क्योंकि जब हम टूरिज्म बिजनेस की बात करते हैं उसमें बहुत सारे आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि दे मे बी बिलोंगिंग टू लोकल पॉपुलेशन. जैसे यहाँ कश्मीर के जाते हैं गवा, उनके वहाँ पे शोरूम्स हैं कश्मीर आर्ट्स के, या बाकी स्टेट्स में जाते हैं, वैसे किसी और जगह से यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एमिनिटीज़ में. लेकिन अब ये मसला है उसमें, जो प्लानर्स होते हैं, प्लानर्स का अटेंशन यहाँ पे जाता है, वो सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस को देखते हैं. बिजनेसमैन तो नहीं देखेगा, बिजनेसमैन देखेगा कि स्कोप किस चीज़ की है, बिकॉज ही विल बी looking at it from the business perspective. But a person who is involved in the task of planning, and he has to plan for a tourism destination, he takes into consideration that what is to be done, what is to be done in this regard. तो उस चीज़ में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उसको इस पर्सपेक्टिव की ओर सोचना है, ताकि अगर ऐसा हुआ, सपोज एमिनिटीज़ पे यहाँ पे बार्स खुल गए, टूरिस्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पे ओपनली फिर बार कल्चर डेवलप होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? कल्चर पे असर होगा. Result will be that it will have an adverse impact on the culture. When that will happen, then the local populace will turn hostile to tourism. फिर उनको लगेगा कि यार हम टूरिज्म के बगैर ही ठीक थे, क्योंकि अब टूरिज्म की वजह से ये हो गया, isn't it? Yes, sir. इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि ये रिजेंटमेंट ना हो, लोकल जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस को पूरी तरह से कंसिडर किया जाता है, ताकि जब ये प्लान बनता है इस डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, उसमें जो गाइडलाइंस सेट की जाती हैं, उन गाइडलाइंस में ये बिल्कुल वाज़ेह किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें, अब सपोज़ अब हम बाहर की बात कर लेंगे. जैसे मैंने कहा कि टूरिस्ट जो हैं वो और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, मुख्तलिफ़ स्टेट्स से आएंगे, एंड दे मे लुक फॉर दैट. अब ये भी नहीं है कि उनके लिए वो फैसिलिटी ही अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाए तो उस पर फिर टूरिस्ट भी नहीं आएगा. लेकिन अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए प्लानर्स क्या करते हैं, प्लानर्स ऐसा मॉडल बनाते हैं ताकि ये एमिनिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए टूरिस्ट को, लेकिन ऑन द अदर साइड उसकी वजह से जो लोकल कल्चर हैं उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. ना. तो उसमें वो कुछ सिलेक्ट प्लेसेस आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल रखा जाता है, और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेस हैं उसको, उसकी सेंसिटिविटी को पूरी कंसिडरेशन दी जाती है. फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट श्रीनगर. अब श्रीनगर में बार्स अवेलेबल है,
लेकिन जो पॉपुलेशन है श्रीनगर की, लोकल पॉपुलेशन, उनको उसकी वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ओपनली अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी विल टॉक अबाउट एनी 5-star प्रॉपर्टी और एनी अदर स्टार ग्रेड प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर एक बार है जो सेपरेट है, जो बाकी रेस्टोरेंट्स उस होटल में है, क्योंकि होटल में लोकल्स भी विजिट कर सकते हैं. तो उनको भी, जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे जाएगी, तो उनको भी वो मतलब बाहर बिल्कुल सेपरेट है वहाँ से. सपोज लेट मी टॉक अबाउट होटल ब्रॉडवे, दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी. तो वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल्स भी आते हैं, और वहाँ पे बार भी है. लेकिन जो लोकल्स वहाँ पे जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे बार है, बिकॉज दे डोंट नीड टू गो टू बार, दे डोंट नीड टू लुक फॉर बार. They will go to the restaurant, have some party there, maybe engagement parties take place there, or some birthday parties take place there, or casually some people go and have a tea, coffee, or lunch or dinner over there. लेकिन जिसको आप सपोज टूरिस्ट को जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टे करता है एंड ही वांट्स टू हैव ए ड्रिंक, तो उसके लिए भी वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि सेपरेट एक पोर्शन है वहाँ पे जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए बार, जो कि बिल्कुल जो लोकल्स पॉपुलेशन है उनको उस पर नज़र भी नहीं पड़ी. Yes, तो इस तरीके से ये एमिनिटीज़ उन जगहों पे ऑफ़र की जाती हैं, और ये उनके प्लान में ही होता है. सपोज़ यहाँ पे अगर कोई 5-star होटल बनाएगा, जैसे बाहर बनाते हैं, तो यहाँ पे बार जब उसका डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जब उसका बनता है, बार की जो लोकेशन है होटल के अंदर, वो उस तरीके से रखी जाती है ताकि वो इजीली विजिबल ना हो. और वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी किसी और जगह जहाँ पे ये एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ विल टॉक अबाउट जम्मू, although that is a part of our state, but there is a lot of difference between Jammu and Srinagar, because in Jammu it is almost socially acceptable, क्योंकि वहाँ पर जो वेडिंग पार्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ में ड्रिंक सर्व हो जाती है. यहाँ पे तो एटलीस्ट अगर कोई भी वेडिंग पार्टी हो कश्मीर में, तो यहाँ पे ड्रिंक्स सर्व नहीं होते हैं. आई मीन हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो ये चीज़ जो है, बिकॉज यहाँ पे उस चीज़ की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है. दैट द रीज़न फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज़ बिकॉज पीपल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फेथ, एंड इन दैट फेथ दे हैव अ बिलीफ दैट इट इज़ prohibited, isn't it? Okay, now let me come to another aspect. इसी तरीके से सपोज pork है, you know what is pork, isn't it? तो उसकी भी यहाँ पे सोशल कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं है. अगेन द सेम रीजन. तो नाउ इफ विल टॉक अबाउट सम फॉरेन कंट्रीज. अब इंडिया में तो ओवरऑल मतलब थोड़ा सा इसकी और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं ओवरऑल, जो इनफैक्ट जो बीफ है उसकी और भी. लेकिन हम बात करेंगे, अगर हम यूरोप की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो पोर्क है वो हर किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है. People take it, and there are we can say, जो वहाँ पे जैसे यहाँ पे शीप फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे तो पिग फार्म्स होते हैं जहाँ पे पिग्स को ब्रीड किया जाता है. तो अगर यहाँ पे कोई सुनेगा इनफैक्ट
क्योंकि उसकी ओर तो यहाँ पे ज़्यादा ही वी कैन से वो इनहिबिशंस है। क्योंकि अगर यहाँ पे सुनेगा कोई किसी होटल में यहाँ पे पॉर्क बनता है, तो लोकल उस होटल में जाएगा? No, sir. लोकल उस होटल में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए पॉर्क तो बिल्कुल ही यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में भी नहीं मिलेगा। बार्स, मैंने कहा बार्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन मतलब उस हिसाब से हैं ताकि उनका रेस्टोरेंट्स के साथ अलग होते। यहाँ बाहर तो बार्स एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट अलग होगा, बार अलग होगा, क्योंकि लोकल्स यहाँ पे रेस्टोरेंट यूज़ करेंगे, बार नहीं। लेकिन यहाँ पे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में भी पॉर्क अवेलेबल नहीं है। तो ये होती है सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस, क्योंकि ये जो सेंसिटिविटी ऑफ पीपल है उसकी ओर, वो काफ़ी है। इसी तरीके से मैं आपको इंडिया की बात कहूँगा कुछ प्लेसेस की, या बहुत सारे प्लेस, अब तो लगभग सारी जगह वहाँ पे बीफ नहीं होगा अवेलेबल, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसको कल्चरल एक्सेप्टेंस नहीं देता है। या फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक अबाउट कटरा। कटरा इज अ प्लेस इन J&K जहाँ पे वो माता वैष्णो देवी श्राइन है। वहाँ पे बीफ तो क्या, मीट भी अवेलेबल नहीं है होटल्स में, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चरल सेंसिटिविटी है वो उसको अलाउ नहीं करती है। तो बाकी जो इंडिया में होटल्स हैं वहाँ पे तो मीट इजीली अवेलेबल है, चिकन्स अवेलेबल होते हैं हर किसी जगह, लेकिन बीफ अवेलेबल नहीं होता। और मैक्सिमम होटल्स में बाहर भी लगभग उतना पॉर्क भी अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन मीट और चिकन तो होली एक्सेप्टेबल है इंडियन सोसाइटी में भी, एक्सेप्ट ए फ्यू प्लेस एज आई टोल्ड यू लाइक कटरा, क्योंकि वहाँ पे वो एक रिलीजियस श्राइन है उनकी, तो उसके लिए वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे जो स्टार ग्रेड प्रॉपर्टीज़ भी है वो भी वहाँ पे वो चीज़ें ध्यान में रखती है। तो उसके अलावा जब हम सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस की बात करते हैं तो फिर लैंग्वेज का भी उसमें एक रोल प्ले होता है। कि जैसे वी टॉक अबाउट साउथ इंडिया, स्पेशली टॉक अबाउट केरला, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मलयालम वहाँ पे बोली जाती है लोकल लैंग्वेज। तो हालांकि जो कंट्री की जो लैंग्वेज है इंडिया की एज सच हिंदी है, लेकिन वहाँ पे मलयालम को फोकस किया जाता है। अब इंग्लिश को तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है ही, बिकॉज इंग्लिश के साथ अब कोई मतलब बिकॉज दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन फिर इंग्लिश के बाद अगर वो यूज़ करेंगे, दे वॉन्ट यूज़ हिंदी, दे विल यूज़ मलयालम। तो वहाँ पे जब होटल्स में जो मेन्यू भी होता है तो उसका जो है इंग्लिश में होगा, फिर अगर और किसी लैंग्वेज में साथ उसका ट्रांसलेशन भी होगा, दैट विल बी इन मलयालम। तो क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज की सेंसिटिविटी काफ़ी है। एंड सिमिलरली देयर आर सम कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी ऑल्सो, जहाँ पे काफ़ी सेंसिटिविटी है लैंग्वेज की। इनफैक्ट अभी तक मतलब मुझे लगता है जर्मनी ने अब इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया बहुत वक्त के बाद।
फ्रांस में इनफैक्ट अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही वो कम्युनिकेट करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिविटी है लैंग्वेज की, और इनफैक्ट वो डिफ़िकल्टीज़ भी उन्होंने काफ़ी फेस की, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट बाकी तो उनके जो सारी प्रोग्राम्स आते थे इंग्लिश, तो फिर थोड़ा टाइम लगता था उसको उनको फ्रेंच में ट्रांसलेट करने के लिए एप्लीकेशंस को बाकियों को। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया अपनी लैंग्वेज को सरवाइव करवाने के लिए। तो ऐसी जगहों पे एक प्लानिंग के वक्त इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को वहाँ पे लगे कि टूरिज़्म की वजह से अब हमारी लैंग्वेज ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए वहाँ पे सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस में लैंग्वेज को भी लैंग्वेज पर भी अटेंशन दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो हॉस्टाइल ना हो टूरिज़्म की ओर, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करे होल हार्टेडली टूरिज़्म को। तो फिर हम करते हैं बिहेवियर की बात, एटिकेट्स। तो बिहेवियर जो है, एटिकेट्स जो है, ये भी वैरी होते हैं फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट द इंडियन कल्चर। तो यहाँ पर एक काफ़ी, जिसको इनक्रेडिबल इंडिया जो कैंपेन टूरिज़्म की रह चुकी अभी भी चल रही है, उसमें भी उसको काफ़ी, उस स्लोगन को काफ़ी फोकस किया गया, दैट इज़ अतिथि देवो भव। यू नो द ट्रांसलेशन ऑफ दैट? Yes, sir. व्हाट्स दैट? मेहमान भगवान समान है। हाँ, बिल्कुल। सो गेस्ट इज गॉड। सो दैट इज, नाउ यू सी दैट इस दिस पर्टिकुलर सेंटेंस carries a lot of meaning, isn't it? So when guest is looked or perceived as God, how people will behave with him? Is there a possibility then that people will cheat him? Then there is not. So that is why the Incredible India campaign, when there were noticed some incidents where especially foreign tourists were cheated, deprived of their belongings, then this slogan was propagated, so that a notion and narrative will be created among the people that guest is like a god and you cannot cheat him, you will behave with him properly. So this thing also conveys a message that this place is very hospitable, so that tourists will be attracted. In fact, we'll talk about Kashmir. ये भी काफ़ी, इसकी भी एक peculiar फीचर हैं कश्मीरी सोसाइटी की, वो ये हैं कि ये काफ़ी मेहमान नवाज हैं। बिकॉज कश्मीरीज में भी ये एक कल्चर रहा है स्टार्ट से ही। इनफैक्ट जब कोई रिलेटिव किसी रिलेटिव के घर जाता है तो काफ़ी उसको अच्छी तरह से, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से उसको सर्व करते हैं। तो ये जो एक कल्चरल इम्बाइब हुआ है ये, तो इसका इफ़ेक्ट टूरिज़्म पर भी है। तो इनफैक्ट ये जो हाउस बोट टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं, तो जो टूरिस्ट्स वहाँ पे रहते हैं, तो वो फिर जब अपने डिपार्चर के समय, वो बहुत सारी हाउस बोट्स ने रखा है वो एग्ज़िट टाइम पे उनको रिमार्क्स लिखना, तो वो अपनी रिमार्क्स में ये चीज़ लिखते हैं कि ये बहुत हॉस्पिटेबल हैं, इनका बिहेवियर हमारे और बहुत अच्छा रहा, तो दे ट्रीटेड अस लाइक देयर ओन फैमिली। तो ये सब जो है ये कश्मीरी सोसाइटी में भी हैं। तो ये चीज़ें से बिहेवियर डिटरमिन होता है, और सोशियो कल्चरल कंसिडरेशंस में जब
प्लानिंग इन पैरामीटर्स पे की जाती है तो इस पर भी ये ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बिहेवियर से ही हम रीइंफोर्स कर सकते हैं टूरिज़्म को। क्योंकि जो टूरिज़्म का जो मेन एस्पेक्ट है दैट इज़ द गेस्ट होस्ट रिलेशन। उस गेस्ट होस्ट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में बिहेवियर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हाउ यू बिहेव विद द टूरिस्ट। Now, behavior of that person who is directly related with the tourists, as well as the behavior of those people who are indirectly related to tourism, or even the general population. Indirectly तो फिर लगभग general population होती है इफेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लेयर इफेक्ट जो है इसमें इकोनॉमिक फिर वो सब तक पहुंचता है वो बेनिफिट। लेकिन जब बिहेवियर अच्छा हो तो उससे ये बेनिफिट आता है कि टूरिस्ट जो है वो जहाँ पे भी जिसके साथ भी उसको उस डेस्टिनेशन पे इंटरेक्शन हो और उसका बिहेवियर उसकी ओर ठीक हो तो वो टूरिस्ट उस जगह को काफ़ी लाइक करता है, और वो टूरिस्ट जब वापस जाता है तो उस डेस्टिनेशन के मुतालिक एक पॉजिटिव पब्लिसिटी क्रिएट करता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जनरेट करता है, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट इज़ दैट देयर इज़ मोर इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट्स टू दैट डेस्टिनेशन। ओके, so this was about socio-cultural considerations in planning. Anything you would like to know further about socio-cultural considerations? You can ask, or anything where you want more clarification, the topic is open for discussion. क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स की, कभी कोई जगह होती हैं जहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी है और फिर वहाँ पे जब एक एफिलिवेंट टूरिस्ट जाता है तो नेचुरली जो इकोनॉमिकली वो बहुत रोबस्ट होता है वो टूरिस्ट, और उसकी जो स्पेंडिंग होती है वो बहुत हाई होती है। तो वो जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो टूरिस्ट का जो वो बिहेवियर देखते हैं तो उनको अपनी गुर्बत का ज़्यादा अंदाज़ा होता है, कि उनको लगता है कि वी आर वेरी पुअर, देखो लाइफ ये होती है, बाकी सारी चीज़ें। तो कुछ एस्पेक्ट्स में जो उनके कुछ लोग होते हैं वो ऐसा ही लाइफस्टाइल एक्सिबिट करने की कोशिश करते हैं जो वो फॉरेनर करते हैं वहाँ पे, तो उसे टूरिज्म में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो दे ट्राई टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द टूरिस्ट, ट्राई टू कंज्यूम दोज प्रोडक्ट्स। हालांकि उनकी इकोनॉमी बहुत लो होती है खुद, लेकिन वो इमिटेट करते हैं लाइफस्टाइल इसका। तो उसमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ में क्राइम रेट भी बढ़ती हैं, क्योंकि वो फिर वो पैसा हासिल करने के लिए कुछ गलत करते हैं सो दैट दे कैन हैव सम इजी मनी। ड्रग ट्रैफिकिंग भी ऐसी जगहों पे पाई गई, क्योंकि जब यंगस्टर्स ने पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसे काम किए ताकि वो ऐसा लाइफस्टाइल को एक्सिबिट करें। या फिर कुछ में ऐसा भी हुआ कि एक सॉर्ट ऑफ हैट्रेड डेवलप हो गई लोकल पॉपुलेशन में टूरिस्ट के एफिलिवेंट बिहेवियर को देख के, मतलब जिसको जीनोफोबिया कहते हैं, XENOPHOBIA, जीनोफोबिया। तो उसमें उनको थोड़ा सा लगा कि देखो टूरिस्ट को उन्होंने देखा एफिलिवेंटली खर्च करते हुए, खुद उनके पास में भी पॉवर्टी की वजह से प्रॉपरली अपना फूड भी नहीं खा सकते थे। तो कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई, जीनोफोबिया लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई।
तो उसको भी कल्चरल कंसिडरेशंस में एड्रेस किया जाता है ऐसी चीज़ों को, ताकि ऐसी चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए सो दैट दोज सिचुएशंस विल नॉट अराइज। तो उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पहले ही कुछ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं लोकल पॉपुलेशन में। तो फिर उससे वैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन planning for such destinations takes place, right? So with this, we conclude the session for today.